हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और क्या ये एडमिसिबल है कोर्ट में कि नहीं है। तो आजकल डिजिटाइजेशन का ज़माना है। हम लोग व्हाट्सएप पे चैट भेजते हैं, हम लोग मेल्स भेजते हैं, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, ऑफिसेज में ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। तो अगर मान लीजिए कभी आपको लगे कि हाँ भाई आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आपके पास एविडेंस के तौर पे क्या है, मेल्स हो सकती हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया ईमेल्स हो गए, डिजिटल फोटोग्राफ्स हो गए, वीडियो फाइल्स हो गए, कंप्यूटर लॉग्स हो गए, आपका वेबसाइट का डेटा हो गया, सीसीटीवी फुटेज हो गए, डिजिटल सिग्नेचर हो गए, व्हाट्सएप मैसेजेस हो गए, ये सब होते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अगर हम इसका लीगल प्रोविजन समझें तो अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसको अमेंड किया गया था आईटी एक्ट 2000 ने, उसमें उसके सेक्शन 3 ने बोला कि एविडेंस में अब हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सेक्शन 65A और 65B में कहा कि भाई या तो आप ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जमा कर दीजिए, यानी ओरिजिनल सीडी दे दीजिए, ओरिजिनल पेन ड्राइव दे दीजिए, ओरिजिनल हार्ड ड्राइव दे दीजिए, जो भी है। और अगर आपके पास नहीं है, आपके पास उसकी कॉपी है, यानी सीडी की, पेन ड्राइव के प्रिंट आउट वगैरह है, तो उसके साथ आपको लगाना पड़ेगा सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट। इस सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट यहाँ बहुत मैंडेटरी है, इसके हम आगे चर्चा करेंगे। अच्छा, अगर कोर्ट को कहीं पर भी लगता है कि किसी भी एविडेंस के साथ, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे सेक्शन 45A के तहत वो कहेंगे कि हमें एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए जो एग्जामिन करेगा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बाद एक रिपोर्ट देगा कि हाँ भाई ये जेन्युइन है कि नहीं है। साथ ही में सेक्शन 22A जो एविडेंस एक्ट को ये कहता है कि जो ओरल एडमिशन है कि हाँ मैंने देखा था, ये मेल हुई थी या ये वीडियो हुई थी, वो एडमिसिबल नहीं है। साथ में आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, इसकी जेन्युइननेस थोड़ी सी तो क्वेश्चनेबल रहती है। आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 4 और 5 ने ये कहा है कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो हैं वो लीगली वैलिड हैं, और साथ ही जो डिजिटल सिग्नेचर हैं वो भी लीगली वैलिड है। अब हम आ जाते हैं वो सेक्शन 65B सर्टिफिकेट के ऊपर। तो सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट कैसे ऑब्टेन किया जाए? सबसे पहले सेक्शन 65B का क्लॉज 4 जो है वो ये कहता है कि ये सर्टिफिकेट से वो इंसान इशू कर सकता है जो लॉफुल, जिसके पास लॉफुल कंट्रोल है उस डिवाइस या सिस्टम का। तो किसके पास होता है? देखिए, अगर कंपनी सर्वर है तो आईटी मैनेजर, सिस्टम एडमिन के पास होता है। अगर बैंकिंग सर्वर है तो बैंक मैनेजर या आईटी ऑफिशियल जो हैंडल कर रहा है उस सर्वर को, उसके पास होता है। अगर सीसीटीवी फुटेज आप ले रहे हैं तो जो सीसीटीवी ऑपरेटर है या सिक्योरिटी हेड है उसके पास ये अथॉरिटी होती है। अगर टेलीकॉम रिकॉर्ड्स हैं तो टेलीकॉम कंपनी का जो नोडल ऑफिसर है उसके पास अथॉरिटी होती है। साथ ही में सेक्शन 65B क्लॉज 2 ये भी कहता है कि ये तभी एडमिसिबल है जब वो एक ऐसे सिस्टम में, ऐसे कंप्यूटर या डिवाइस से आ रहा है जो रेगुलरली यूज होती है, जो प्रॉपरली वर्किंग है, जिसमें जो डेटा डाला गया है वो नॉर्मल कोर्स में डाला गया है और उस डेटा ने एग्जैक्टली यही निकाल कर दिया था। जब प्रिंट आउट ही निकाल तो एग्जैक्टली यही निकाल के दिया था। तो जब ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं तब उसके बाद जो भी अथॉरिटी होती है, यानी जो ऑथराइज पर्सन होता है, वो एक सर्टिफिकेट बना के देता है कि हाँ ये जो आप जो सेकेंडरी एविडेंस दे रहे हैं ये लीगली एडमिसिबल है, कोर्ट में ये लीगली वैलिड है। वो साइन करता है, अपना डेजिग्नेशन डालता है, अपना नाम डालता है, सब कुछ करके ऑथेंटिकेट करके इस चीज को देता है, और फिर वो ही जो सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट है अलॉन्ग विद द सेकेंडरी एविडेंस, ये आपका कोर्ट में जमा होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास ओरिजिनल एविडेंस है तो आपको सेक्शन 65B सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो एडमिसिबल नहीं है? देखिए, जहाँ पर आपके पास ओरिजिनल डिवाइस नहीं है, ओरिजिनल एविडेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं है, ऐसे केसेस में अगर आप सेक्शन 65B सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं तो आपका सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। दूसरी बात, अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ एडिटिंग हुई है, फैब्रिकेशन हुई है, मैनिपुलेशन हुई है, ऐसे में वो उसको एडमिसिबल नहीं करता है। यहाँ पर फिर वो एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं, या फिर उनको प्रोसिक्यूशन या पार्टी को ये प्रूव नहीं कर पाती कि एक प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी हुई थी कि किसने पहले इस डिवाइस को हैंडल किया था, कब किया था, कैसे किया था। ये अगर प्रूव नहीं कर पाते तो भी कोर्ट उसको एडमिसिबल नहीं मानता कि भाई शायद छेड़छाड़ हुई है। ऐसे में अगेन उनको अपने वो एक्सपर्ट ओपिनियन और ये सब चीजें चाहिए होती हैं। या फिर आपने कोई एविडेंस इकट्ठा तो कर लिया लेकिन आपने हैक करके किया या इलीगल सर्विलेंस करके किया, आपने ब्रीच ऑफ प्राइवेसी किया,
तो ऐसे में भी आपने वायलेट किया आर्टिकल 21, तो ये भी चैलेंज किया जा सकता है। लास्टली अगर ओरल एविडेंस है और ये बोला, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मैंने ये मेल देखा था, मैंने ये चैट देखा था, मैंने वीडियो देखा था, आपके देखने से कुछ नहीं होता। या तो आप ओरिजिनल एविडेंस दिखा दीजिए, डिवाइस ओरिजिनल डिवाइस जमा कर दीजिए, और अगर आप सेकेंडरी कर रहे हैं तो 65 भी सर्टिफिकेट, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। तो इन सब पे बड़े इंपॉर्टेंट केस लॉस भी हैं, जैसे कि अनवर पीवी वर्सेस पीके वशी 2014 का केस है, जिसमें क्लियरली कैटेगोरिकली कहा गया कि सेक्शन 65 भी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है सेकेंडरी एविडेंस के लिए। अर्जुन पंडित राव खोदकर वर्सेस कैलाश कुशन राव 2020 में ये क्लियरली बताया गया कि ये जो सर्टिफिकेट है जो आपको सेकेंडरी एविडेंस के लिए मिलता है, ये उसी बंदे से मिलना चाहिए जिसके पास लॉफुल कंट्रोल है उस डिवाइस या सिस्टम से, अदरवाइज अगेन ये एडमिसिबल नहीं है। किशन त्रिपाठी वर्सेस स्टेट और जगदीव सिंह वर्सेस स्टेट, इन दोनों ही केसेस में जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि एक में 65 भी सर्टिफिकेट नहीं था, दूसरे में 65 भी सर्टिफिकेट तो था ही नहीं, साथ में चेन ऑफ कस्टडी भी डाउटफुल थी। तो कहने का ये है कि आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जमा कर रहे हैं या तब ओरिजिनल जमा कर दीजिए, ओरिजिनल नहीं है सेकेंडरी कर रहे हैं तो उसके साथ 65 भी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। साथ में बेटर है कि आपके पास अगर एक एक्सपर्ट ओपिनियन की एक सर्टिफिकेट है, वैसे तो वो जब गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी तभी आएगा, तो वो भी जमा अगर साथ में हो जाए तो आपका जो एविडेंस है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो कुछ समरी कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस फुल्ली एडमिसिबल है इंडिया में। सेक्शन 65 भी जो है सर्टिफिकेट कंपलसरी है सेकेंडरी एविडेंस में, और कोर्ट बहुत ज़्यादा रिलाई करती है मेटा डेटा के ऊपर। मेटा डेटा मतलब कि कब ये चीज़ क्रिएट हुई थी, डेट, फिर मॉडिफाई कब हुई, फिर ऑथर कौन था, डिवाइस आईडी क्या थी, जीपीएस लोकेशन क्या थी, ये सब पे बहुत रिलाई करती है। साथ ही में वो हैश वैल्यूज पे भी बहुत रिलाई करती है। ये एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है फाइल का जो ओरिजिनल में होता है, जैसे ही उसका थोड़ी सी भी छेड़छाड़ हो ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस पे भी रिलाई करती है, इससे उन्हें पता चलता है कि जेन्युइन है कि नहीं है या छेड़छाड़ हुई है। और साथ में लास्ट जो मैंने आपको बताया है फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, ये सब ऑथेंटिसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कभी भगवान ना करे लेकिन आप किसी ऐसे केस में फंस जाते हैं, कोई मेल्स हैं आपके पास, कोई डेटा है आपके पास, तो आप उन सब चीज़ों को बहुत संभाल के रखिए, और ये सब चीज़ें आपके काम भी आएंगी। अगर आप कभी फंस जाते हैं, कोई आपको इस तरह से नहीं फंसा सकता है। आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और आप सोच रहे हैं कि नहीं टेम्परिंग हो जाएगी है ना और छेड़छाड़ हो जाएगी, तो ऐसे कोर्ट किसी भी डेटा के ऊपर एक्शन नहीं लेता है। आप हमेशा चैलेंज कर सकते हैं कि 65 का सर्टिफिकेट दिखाइए, उसके बाद भी आपको लगता है कि वो गलत है तो आप ये कहिए कि फॉरेंसिक रिपोर्ट भी चाहिए आपको, ये सब भी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ये सवाल उठा सकते हैं और अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। थैंक यू।